जब हम किसी बेहतरीन इंजीनियरिंग या शानदार डिजाइन की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किसी फॉर्मूला 1 कार का इंजन आता है। हाँ, या फिर कोई सुपर कंप्यूटर या अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट। हम सोचते हैं कि इंसान ने क्या गजब की चीजें बनाई हैं। बिल्कुल, हर पुर्जा अपनी जगह पर और हर टाइमिंग एकदम सटीक। 1 मिलीसेकंड की भी देरी और पूरी मशीन थप। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में जब मैं उत्सव साइंस क्लास के टॉपर नोट्स पढ़ रही थी, तो एक बात पूरी तरह से साफ हो गई। अच्छा, वो क्या? वो ये कि दुनिया की सबसे जटिल और सबसे हैरान करने वाली मशीन किसी कारखाने में नहीं बनती, वो मानव शरीर के भीतर है। आज हम मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने वाले हैं। सही कहा आपने। और इन मास्टर नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 12वीं या किसी एग्जाम के लिए रटने वाले फैक्ट नहीं देते। ये इस पूरी प्रणाली के पीछे का असल विज्ञान समझाते हैं। हाँ, और हमारा मिशन भी यही है। ये सिर्फ बायोलॉजी का एक चैप्टर नहीं है, ये समझना है कि आखिर जीवन की शुरुआत होती कैसे है। बिल्कुल। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं कि जीवन कैसे शुरू होता है। एक बहुत ही सामान्य सी बात लगती है देखने में, लेकिन अगर हम इसके भीतर चल रहे माइक्रो लेवल के काम को देखें तो सच में हैरानी होती है। तो ठीक है, आइए इस इंजीनियरिंग को बिल्कुल बुनियादी स्तर से समझते हैं। इन नोट्स के मुताबिक इस पूरी फैक्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस प्राथमिक अंग को समझना होगा जहां से सब शुरू होता है। हाँ, जो कि अंडाशय है, यानी ओवरी। मादा जनन तंत्र को 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्राथमिक और सहायक अंग, राइट? और प्राथमिक अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एकदम सही। ये अंडाशय श्रोणी गुहा या पेल्विक कैविटी में होते हैं, और अगर आकार की बात करें तो ये बिल्कुल किसी बादाम जैसे दिखते हैं, बस 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे और लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़े। मतलब बहुत ही छोटे। लेकिन इनके काम बहुत बड़े हैं। इनका मुख्य काम क्या है? इनके 2 मुख्य काम हैं। पहला है ओजेनेसिस, यानी हर महीने एक परिपक्व अंडाणु या ओवम तैयार करना, और दूसरा काम किसी केमिकल फैक्ट्री की तरह है। केमिकल फैक्ट्री मतलब हार्मोन्स बनाना? बिल्कुल। ये स्टेरॉयड हार्मोन का स्त्राव करते हैं, खासकर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये हार्मोन सिर्फ प्रजनन के लिए नहीं, महिलाओं की हड्डियों की मजबूती और दिल के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ एक फैक्ट ने मुझे सच में चौंका दिया था। एग्जाम के नजरिए से भी ये जरूरी है। नोट्स बताते हैं कि अंडाशय एक खास परत से ढका होता है जिसे ओवेरियन एपिथेलियम कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। पर हैरान करने वाली बात ये थी कि जब एक बच्ची जन्म लेती है तो उसके अंडाशयों में पहले से ही लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख अंडे मौजूद होते हैं। ये तो किसी बैंक वॉल्ट जैसा लगता है ना? एकदम सही तुलना की आपने। एक फिक्स डिपॉजिट की तरह जो जन्म के साथ ही मिलता है। हाँ, मतलब शरीर इन्हें हमारी जिंदगी के दौरान रोज रोज नहीं बनाता, ये पहले से ही वहां है। और यही बात इस प्रणाली को नर जनन तंत्र यानी मेल सिस्टम से बिल्कुल अलग बनाती है। पुरुषों में शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण जिंदगी भर लगातार होता रहता है। वो एक 24 साल चलने वाली फैक्ट्री है। लेकिन महिलाओं में बर्थ के टाइम ही एक तय खजाना दे दिया जाता है। बिल्कुल। एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो ये कमाल की बात है कि मादा शरीर अपनी सबसे कीमती चीज को जन्म से पहले ही सुरक्षित कर लेता है। पर एक बात बताइए, अगर जन्म के वक्त 10 लाख अंडे होते हैं और एक महिला हर महीने सिर्फ 1 अंडा इस्तेमाल करती है, तो हिसाब कुछ अजीब नहीं लगता? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है कि अगर कोई महिला 50 साल की उम्र में मेनोपॉज तक पहुंचती है, तो वो अपनी पूरी लाइफ में मुश्किल से 400 या 500 अंडे ही रिलीज करेगी। तो बाकी के लाखों अंडों का क्या होता है? ये तो एक तरह की बर्बादी हुई ना? अरे नहीं, ये बर्बादी नहीं है। इसे विज्ञान में एटरेसिया कहते हैं। ये नेचर का एक बहुत ही सख्त क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। क्वालिटी कंट्रोल? वो कैसे? नहीं, जन्म के बाद से ही ये अंडे स्वाभाविक रूप से नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। प्यूबर्टी आने तक उस 1 मिलियन में से सिर्फ 7 से 80 हजार अंडे ही बचते हैं। शरीर चुनता है कि जो अंडे कमजोर हैं उन्हें हटा दिया जाए। ओह, अच्छा। तो मतलब जब हर महीने ओव्यूलेशन का टाइम आता है तो शरीर सबसे बेस्ट अंडे को ही भेजता है। एकदम सही। एक साथ कई अंडे रेस में दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ एक जो सबसे स्वस्थ और बेहतरीन होता है वही बाहर निकलता है।
ये शरीर के अंदर ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है। क्या बात है। तो चलिए, अब हमारे पास उस बैंक वार्ड से निकला हुआ वो एक चुना हुआ अंडाणु है। अब इसे आगे का सफर तय करना है। नोट्स में इस रास्ते को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। हाँ, वो OFVUCV वाली ट्रिक ना। सर्विक्स और आखिर में वजाइना। लेकिन मुझे ये समझना है कि जब ओवरी से अंडा निकलता है तो वो उड़कर तो ट्यूब में नहीं जाएगा ना, वो वहां पहुंचता कैसे है? यहाँ शरीर का एक और शानदार डिजाइन काम आता है। फलोपियन ट्यूब जो करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, वो ओवरी से बिल्कुल चिपकी हुई नहीं होती। अच्छा। उनके बीच गैप होता है। हाँ, थोड़ा सा गैप होता है। तो अंडे को पकड़ने के लिए फलोपियन ट्यूब के शुरुआती हिस्से में, जिसे इन्फंडिबुलम कहते हैं, वहां उंगली जैसी बनावट होती है। इन्हें फिम्ब्रिये कहा जाता है। ओ, ये तो बिल्कुल किसी बेसबॉल कैचर के ग्लव की तरह लग रहा है मुझे। सही पकड़ा। जैसे ही ओवरी अंडे को बाहर उछालती है, ये फिम्ब्रिये वाला ग्लव एकदम सही वक्त पर उसको कैच कर लेता है। ये लगातार हिलते रहते हैं और एक वैक्यूम जैसा बनाते हैं। और हर महीने ये एक परफेक्ट कैच होता है। कमाल है। फिर कैच होने के बाद अंडा कहाँ जाता है? कैच होने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब के बीच वाले थोड़े चौड़े हिस्से में पहुंचता है। इसे एम्पुला कहते हैं। एम्प्यूला। तो क्या हम इसे वो अल्टीमेट मीटिंग रूम कह सकते हैं, जहां फर्टिलाइजेशन होती है, यानी जहां शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं? बिल्कुल, ये वही जगह है। लेकिन इस मीटिंग रूम में जो होता है वो किसी बड़े युद्ध से कम नहीं है। एक तरफ अंडा वहां इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ से लगभग 400 मिलियन शुक्राणु वहां पहुंचने की होड़ में हैं। वेट, 400 मिलियन यानी 40 करोड़ शुक्राणु? इतनी बड़ी संख्या क्यों? क्योंकि वो रास्ता बहुत खतरनाक और लंबा होता है। सर्विक्स के गाढ़े म्यूकस को पार करना, यूट्रस को पार करना, और सबसे बड़ी बात, फीमेल का इम्यून सिस्टम उन्हें बाहरी हमलावर समझकर मारने लगता है। ओ बाप रे। मतलब 40 करोड़ की सेना में से बहुत ही कम वहां तक पहुंच पाते होंगे। सही कहा। इस एसिडिक माहौल से बचते हुए सिर्फ कुछ 100 शुक्राणु ही उस एम्पुला तक पहुंच पाते हैं, और उनमें से भी सिर्फ एक ही अंडाणु के अंदर जा पाता है। 40 करोड़ में से सिर्फ एक विजेता। और जब वो मिलते हैं तो एक नई कोशिका बनती है, जिसे जाइगोट कहते हैं। पर नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि इस जाइगोट को गर्भाशय यानी यूट्रस तक आने में 3 से 5 दिन लग जाते हैं। हाँ, ये तुरंत नहीं होता। उन 3-5 दिनों में जाइगोट छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगता है। 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं, और वो धीरे धीरे लुढ़कता हुआ यूट्रस की तरफ आता है। और तब आती है यूट्रस की बारी। फर्टिलाइजेशन हुआ हो या ना हुआ हो, अगला स्टॉप यही उल्टी नाशपाती के आकार का अंग है। बिल्कुल। और नोट्स में इसकी परतों को याद रखने की भी एक बेहतरीन ट्रिक दी गई है। हाँ, PME यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। सही कहा। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये 3 परतें हैं। ये ट्रिक तो बहुत अच्छी है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से सोचें तो गर्भाशय को इतनी सारी परतों की क्या जरूरत है? क्योंकि इस अंग को अलग अलग समय पर अलग अलग बड़े काम करने होते हैं। सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम सिर्फ एक सुरक्षा कवच है, लेकिन असली ताकत बीच वाली मायोमेट्रियम में है। ये चिकनी मांसपेशियों की एक बहुत मोटी परत है। मैं इसी के बारे में सोच रही थी। इस मायोमेट्रियम को इतना खास क्यों माना गया है? क्योंकि जब किसी बच्चे के जन्म का वक्त आता है ना, तब जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो इसी मायोमेट्रियम में होते हैं। दिमाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो इन मांसपेशियों को इतनी जोर से सिकुड़ने का ऑर्डर देता है कि वो एक पूरे शिशु को बाहर धकेल सकें। वाह, ये वाकई शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशियों में से एक होगी। और उसके बाद सबसे अंदर की परत आती है, एंडोमेट्रियम। ये मुझे सबसे ज्यादा मेहनती परत लगती है। मेहनती? वो कैसे? असल में मैं इसे ऐसे समझती हूँ कि गर्भाशय एक ऐसा कमरा है जो हर महीने एक VIP गेस्ट यानी भ्रूण के लिए बिल्कुल नया वॉलपेपर लगाता है। ये एंडोमेट्रियम खून की नलियों से भरा एक गद्दे जैसा बन जाता है, ताकि VIP गेस्ट आए तो उसे आराम मिले। ये तो आपने बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। शरीर हर महीने इस तैयारी में बहुत एनर्जी लगाता है। लेकिन अगर वो VIP गेस्ट नहीं आता, यानी अगर एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर गर्भाशय क्या करता है? तब गर्भाशय समझ जाता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो वो उस बने बनाए वॉलपेपर को फाड़कर फेंक देता है। यानी उस खून और टिश्यू की परत को शरीर से बाहर निकाल देता है
और अगले महीने फिर से नई शुरुआत करता है। और इसी प्रोसेस को हम मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एकदम सही। और ये चक्र औसतन 28 दिन का होता है। ये लड़कियों में लगभग 12 से 15 साल की उम्र में शुरू होता है, जिसे मेनार्की कहते हैं, और 45-50 साल की उम्र में आकर रुक जाता है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। नोट्स में इस 28 दिन के साइकिल को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया है। पहले 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, जब वो पुराना एंडोमेट्रियम टूट कर निकलता है। फिर 6 से 13वें दिन तक ईस्ट्रोजन बढ़ता है और नया वॉलपेपर बनता है। हाँ, और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण दिन, 14वां दिन, यानी ओव्यूलेशन। यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन है। अंडाशय के पास कोई घड़ी या कैलेंडर तो है नहीं, तो उसे कैसे पता चलता है कि ठीक 14वें दिन ही उस बैंक वॉल्ट से अंडे को बाहर भेजना है? ये सवाल सीधा हमें इस पूरी प्रणाली के मास्टर कंट्रोल रूम तक ले जाता है। गर्भाशय और अंडाशय ये सब खुद डिसाइड नहीं करते। इसकी कमांड हमारे दिमाग में बैठे हाइपोथैलेमस के पास होती है। आप इसे बॉडी का सीईओ समझ लीजिए। तो क्या ये सीईओ सीधा फैक्ट्री को ऑर्डर देता है? नहीं, सीईओ एक मिडिल मैनेजर के जरिए काम करता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता है, जीएनआरएच। ये इंस्ट्रक्शन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, जो यहाँ मैनेजर है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, और फिर ये मैनेजर 2 जरूरी हार्मोन खून में भेजता है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अंडे को बड़ा करता है, और एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो क्या इसी एलएच का ओव्यूलेशन से कनेक्शन है? बिल्कुल। 14वें दिन इस एलएच हार्मोन का लेवल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसे एलएच सर्ज कहते हैं। ये एक अलार्म क्लॉक की तरह बजता है अंडाशय में और कहता है कि टाइम हो गया है, अंडे को जल्दी बाहर निकालो। कितनी सटीक टाइमिंग है ये! और फैक्ट्री अपना काम करने के बाद खुद भी तो 2 हार्मोन निकालती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नोट्स में इसकी भी एक मजेदार ट्रिक है। हाँ, ई फॉर ईस्ट्रोजन और ई फॉर एग मेकिंग। और पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, यानी पी फॉर प्रेगनेंसी मेंटेनर। ये उस वॉलपेपर को बचा के रखता है। अब जरा उस कंडीशन को सोचते हैं जहां प्रेगनेंसी सच में हो जाती है। भ्रूण आकर गर्भाशय में लग गया, अब उसे खाना और ऑक्सीजन चाहिए। तब शरीर क्या करता है? तब शरीर एक बिल्कुल ही नया टेम्पररी अंग बनाता है, जिसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। ये सच में बायोलॉजी का जादू है। एक टेम्पररी अंग मतलब सिर्फ 9 महीने के काम के लिए शरीर एक पूरा नया पुर्जा बना लेता है। हाँ, और ये प्लेसेंटा भ्रूण के लिए एक साथ फेफड़े, किडनी, लिवर और पाचन तंत्र सबका काम अकेले करता है। माँ के खून से ऑक्सीजन और पोषण लेता है, पर दोनों का खून कभी डायरेक्ट मिक्स नहीं होता। ये एक फिल्टर है, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। सही पकड़ा आपने। और क्या आप जानती हैं कि इस हार्मोन का डेली लाइफ में क्या यूज है? हाँ, ये वही हार्मोन है जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स पहचानती है, राइट? जैसे ही प्लेसेंटा बनता है, ये यूरिन में आने लगता है और टेस्ट किट में वो लाइन दिख जाती है। बिल्कुल, ये शरीर का एक सिग्नल है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया है और अब पीरियड्स वाली ब्लीडिंग को रोक दो। ये सच में किसी अद्भुत फैक्ट्री जैसा है। हमने अंदर के हिस्सों को समझा, पर नोट्स में बाहरी जनन इंद्रिया और कुछ बीमारियों के बारे में भी चर्चा की गई है। हाँ, बाहरी हिस्से जिसे वल्वा कहते हैं, उसमें एक बहुत ही सेंसिटिव अंग होता है, क्लिटोरिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक फैक्ट बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ। ये लिखा है कि क्लिटोरिस को नर के शिश्न यानी मेल पीनिस के समजात या होमोलॉगस माना जाता है। ये बात बहुत हैरान करती है कि शुरुआती हफ्तों में नर और मादा भ्रूण का टिश्यू बिल्कुल एक जैसा होता है। सही कहा। बाद में हार्मोन्स डिसाइड करते हैं कि वो टिश्यू पीनिस बनेगा या क्लिटोरिस। ये एवोल्यूशन का बहुत शानदार उदाहरण है। और इसी के साथ बर्थ कैनल को भी याद रखना चाहिए, जो सर्विक्स और वेजाइना मिलकर बनाते हैं। लेकिन जब इस पूरे मास्टर कंट्रोल रूम में या हार्मोन्स में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है, तब क्या होता है? नोट्स में पीसीओएस का जिक्र है, जो आजकल बहुत आम हो गया है। हाँ, पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। लोग सोचते हैं कि ये अंडाशय में बनने वाली कोई गांठ है, पर असल में ये एक हार्मोनल ट्रैफिक जैम है। हार्मोनल ट्रैफिक जैम? जी। वो कैसे? इसमें इंसुलिन और मेल हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। नतीजा ये होता है कि जो अंडा हर महीने बाहर आना चाहिए, वो बाहर नहीं आ पाता। वो अंदर ही फंसकर एक छोटी थैली या सिस्ट बन जाता है। ओह, इस वजह से माहवारी अनियमित हो जाती है और वजन बढ़ने लगता है। मतलब फॉल्ट फैक्ट्री में नहीं, सीईओ और मैनेजर के कम्युनिकेशन में है। बिल्कुल सही समझिए आप।
इसके अलावा नोट्स में फाइब्रॉइड्स का भी जिक्र है, जो उसी मायोमेट्रियम मसल में होने वाली नॉन कैंसरस गांठ होती हैं। लेकिन एक बीमारी जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया वो है एंडोमेट्रियोसिस। जब मैं उसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे दर्द का एहसास हुआ। हाँ, एंडोमेट्रियोसिस फीमेल हेल्थ में सबसे ज्यादा दर्दनाक स्थितियों में से एक है। अगर हम अपने उस वॉलपेपर वाले एग्जाम्पल पर वापस जाएं, एंडोमेट्रियम हर महीने टूटकर ब्लीडिंग करता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में ये परत गर्भाशय के बाहर जैसे ओवरी या आंतों पर बनने लगती है। हाँ, और यही सबसे बड़ी समस्या है। जब महीने के एंड में शरीर सिग्नल देता है कि वॉलपेपर फाड़ दो, तो गर्भाशय के अंदर का खून तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो बाहर आंतों पर परत बनी है, उसका खून कहाँ जाएगा? वही तो, उस खून के निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो अंदर ही अंदर फंस जाता है, जिससे बहुत ज्यादा सूजन और असहनीय दर्द होता है। हम कभी किसी महिला के इस दर्द को सिर्फ नॉर्मल पीरियड पेन कहकर खारिज नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही कहा। इन बीमारियों को सिर्फ किताबी ज्ञान मत समझिए। ये समाज में जागरूकता और महिलाओं की हेल्थ के प्रति हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। तो आज हमने एक बहुत ही लंबी और हैरतअंगेज यात्रा तय की। हमने उस बैंक वॉल्ट से शुरुआत की जिसमें 1 मिलियन अंडे थे। फिर हम फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में गए, जहां 40 करोड़ शुक्राणु रेस लगाते हैं। और फिर हमने गर्भाशय के पीएमए परतों और उसके नए वॉलपेपर को समझा, दिमाग के उस हार्मोनल सीईओ और मैनेजर की बात की, और आखिर में पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस जैसी जटिलताओं को देखा। ये मानव शरीर के अंदर चलने वाले किसी चमत्कारी नृत्य जैसा है, और इसे समझने के बाद जाने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा ख्याल आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? हमने बात की ना कि एम्प्यूला में जाइगोट बनने के बाद उसे गर्भाशय तक आने में 3 से 5 दिन लगते हैं। हाँ, बिल्कुल लगते हैं। तो जरा सोचिए, उन 3-5 दिनों में जब वो एकदम छोटी सी अदृश्य कोशिका उस अंधेरी फेलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ रही होती है, तो वो आपस में किस भाषा में बात कर रही होंगी? अरे वाह! उन्हें कैसे पता चलता है कि आगे चलकर उन्हें एक पूरा इंसान बनाना है, एक धड़कता हुआ दिल और एक सोचता हुआ दिमाग बनाना है? ये प्रकृति का मौन संवाद सच में किसी जादू से कम नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इंजन